नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल समेत देश भर में नजर आया साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। राज्य कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। दिल्ली में दरिंदगी की शिकार पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे धामी। उत्तराखंड में मोबाइल ऐप से मिलेंगे 427 सरकारी सुविधाएं। उत्तराखंड की अंतिम वोटर लिस्ट आज होगी जारी। राज्य को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। राष्ट्रीय खेलों का 70% से अधिक निर्माण हो चुका है, रेखा आर्या। राज्य स्थापना दिवस आज। 22 साल का उत्तराखंड बहुत पाया, बस मंजिल ना मिली। उच्च शिक्षा, राज्य में 30 विश्वविद्यालय और 89 नए कॉलेज खुले। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में नैनीताल में जुलूस निकाला। श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। राज्य के 4 लाख कृषि श्रमिकों को मिलेगा डीए 7%। प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड अव्वल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। 17,000 करोड़ रुपए की उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचने वाली है। वहीं 13,762 रुपये राज्य निर्माण के वक्त उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय थी, जो वर्तमान में 1.96 लाख रुपये पहुंच गई है। 32 लाख से ज्यादा लोग राज्य से पलायन कर चुके थे 22 साल में। पलायन आयोग के मुताबिक वीरान हो चुके हैं 1700 गाँव। उत्तराखंड का हर गांव और हर घर बिजली से रोशन है। ऊर्जा निगम के दावों के मुताबिक राज्य में हर घर में बिजली कनेक्शन लग चुका है। बिजली कनेक्शन की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई। इस क्रम में जहां सौभाग्य योजना में घरों को बिजली से जोड़ा गया, वहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना में पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन में सब कुछ थम जाने के आबोहवा में जो सुधार देखने को मिला, उससे सबक लेकर दून और हल्द्वानी में लोगों की जागरूकता और सिस्टम के प्रयासों से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर में हालात नहीं सुधरे हैं। राज्य गठन के बाद महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना शुरू हुआ। साथ ही पंचायती राज, स्थानीय निकाय चुनाव में भी आरक्षण हासिल है। साथ ही राज्य महिलाओं की ड्यूटी में छूट भी मिल रही है, जिस कारण महिलाएं पहले के मुकाबले अब आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को अगले 5 साल में लखपति बनाने की योजना चल रही है। रानी को कई सौगातें मिली हैं और अभी कई अधूरी है। जैसे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। गोलापाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। वहीं उच्च शिक्षा निर्देशालय। गोलापाल में कई एकड़ भूमि में उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय का भवन का निर्माण किया जा रहा है। आईएसपीटी करीब 100 करोड़ की लागत वाली आईएसपीटी के गांव में लंबे समय से जरूरत है। इसके लिए 2008 में गोलापाल क्षेत्र में करीब 8 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया। 2015 में वन विभाग ने परिवहन विभाग को भूमि हस्तांतरण की। 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश सिंह रावत ने शिलान्यास किया, लेकिन 2017 में काम अचानक बंद करवा दिया गया। जामरानी बांध। पेयजल समस्या दूर करने के लिए 1975 में जामरानी बांध परियोजना पर बात शुरू हुई, लेकिन राज्य गठन के 22 साल बाद भी राज्य योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। करीब 2800 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के बजट को लेकर मामला केंद्र के पाले में। राज्य सरकार प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी नहीं दे सकी। जैविक मंडी। उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कृषि उत्पाद मंडी खोलने के लिए हल्द्वानी के एफटीआई रोड में भूमि देखी गई है। विद्युत सौदागर। रानीबाग में नगर निगम द्वारा विद्युत सौदागृह बनाया जा रहा है। करीब 4.25 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सिटी फॉरेस्ट। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हल्द्वानी सिटी में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने को प्रस्ताव मांगा था। 2020 में इसे बनाने की कवायद शुरू हुई। रामपुर रोड स्थित चीड़ी डिपो की भूमि को इसके लिए चुना गया है। आईटी एकेडमी। यूओयू के मुख्यालय हल्द्वानी में प्रस्तावित आईटी एकेडमी शुरू करने को लेकर विधि स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सरफेस पार्किंग। हल्द्वानी की आबादी संग वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सड़कों में दबाव भी दोगुना है। पार्किंग व्यवस्था में न होने से सड़कों पर खड़े वाहन जाम का कारण बनते हैं। ऐसे में ठंडी सड़क समेत 3 जगहों पार्किंग बनाने की घोषणा सीएम ने की है। सॉल्टिंग प्रोजेक्ट। किसानों की उपज को बाहरी मंडियों में अच्छे दामों में बेचने, बिचौलियों को भागीदारी खत्म करने के लिए उत्तराखंड मंडी परिषद ने हल्द्वानी मंडी में सॉल्टिंग ग्रेडिंग प्लांट की स्थापना करने का मन बनाया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी। सेवा योजन विभाग के आउटसोर्सिंग एजेंसी की सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में कैबिनेट बैठक में मिली है।
रानीबाग डबल लेन गार्डर पुल। हल्द्वानी को कुमाऊं से जोड़ने वाला रानीबाग स्थित डबल लेन स्टील गार्डर पुल बनकर तैयार हो चुका है। नैनीताल समेत देश भर में नजर आया साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मंगलवार को भारत समेत कई देशों में देखा गया। देश में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पूर्ण ग्रहण के साथ चंद्रोदय सबसे पहले देखा गया था। उत्तराखंड के नैनीताल, कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची में पूर्ण और शेष भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में चंद्र ग्रहण के कारण चांद गहरा लाल दिखा। दिल्ली में दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार देगी। पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के प्रदेश सरकार प्रयास करेगी। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म हत्या के तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इससे पहले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने का आदेश दे चुके थे। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी के लिए तैनात अधिवक्ता चारू खन्ना से भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित बेटियां हमारे प्रदेश की देश की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पौड़ी के नानाकांडा ब्लॉक का एक परिवार दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में रहता है। 9 फरवरी 2012 को इस परिवार की बेटी को ऑफिस से घर लौटते वक्त 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया जिसमें उनकी मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। राज्य में महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो गया। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 10,000 तक का इजाफा होगा। वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने इसके आदेश दिए हैं। कैबिनेट ने डीए पर फैसले के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। 2 दिन पूर्व सरकारी कर्मचारी संगठनों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान भी डीए को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद मंगलवार को इसके आदेश कर दिए गए। सचिव वित्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर तक का पुनरीक्षित महंगाई भत्ता इडियट के रूप में दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से महंगाई भत्ते का भुगतान वेतन के साथ किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों का डीए अभी तक नहीं बढ़ाया गया। उत्तराखंड की अंतरिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज होने जा रहा है। इस वोटर लिस्ट पर लोग अगले 1 माह तक दावे आपत्तियां दे सकेंगे। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी को होगा। निर्वाचन आयोग हर साल 1 जनवरी की कट ऑफ डेट के आधार पर वोटर लिस्ट का प्रकाशन करता है। इसके लिए आयोग ने सितंबर में घर घर जाकर सत्यापन चलाया था। इस दौरान कई लोगों के नाम काटे गए। इसी सर्वे अभियान के आधार पर वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन आज 9 नवंबर को किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि उक्त वोटर लिस्ट अगले 1 साल तक ऑनलाइन के साथ ही बीएलओ के पास भी उपलब्ध रहेगी, जहां वोटर लिस्ट पर आपत्तियों के साथ नए मतदाता बनाने के लिए दावे प्रस्तुत कर सकेंगे। इस आधार पर जनवरी से अंतरिम वोटर लिस्ट जारी हुई। गत विधानसभा चुनाव के समय राज्य में कुल मतदाता संख्या 82.66 लाख के पास पहुंच चुकी है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार की ज्यादातर नागरिक सेवाएं अब जनता को एक मोबाइल ऐप पर मिलने जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए ने अपनी सरकार पोर्टल का मोबाइल ऐप भी विकसित कर लिया है, जिसमें शुक्रवार से लोगों को 427 तरह की मोबाइल सेवाएं मिल सकेंगी। ई गवर्नेंस की दिशा में प्रयास करते हुए आईटीडीए ने 2 साल पहले अपनी सरकार पोर्टल तैयार कर लिया। अलग अलग विभागों नागरिक सेवाओं को इसमें जोड़ा गया, जिसमें सभी राजस्व विभाग, पंचायती राज, कौशल विकास, शहरी विकास, पेयजल, समाज कल्याण समेत कुल 9 विभागों की 75 सेवाएं जनता को मिल रही हैं, जिसमें प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति आवेदन, हाउस टैक्स भुगतान, कनेक्शन के लिए आवेदन जैसी सुविधाएं प्रमुख रूप से हैं। इस बीच विभाग ने अन्य विभागों की सेवाओं को भी पोर्टल में जोड़ दिया। इसके बाद इसमें कुल उपलब्ध सेवाओं की संख्या 427 होगी। साथ ही अपनी सरकार का मोबाइल ऐप भी तैयार कर लेगा, जिसे 11 नवंबर का लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ चरण में इसमें केंद्र सरकार से जुड़ी सेवाओं को भी शामिल किया जाना है। अपनी सरकार में सेवाओं को बढ़ाने के साथ ही तय सीमा में काम नहीं होने पर स्वतः सेवा का अधिकार भी लागू होगा। उत्तराखंड को एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिली है। 2 से 4 फरवरी तक चमोली जिले में ओली शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ की ओर से हिमालयन ट्रॉफी का भी आयोजन होगा। इन आयोजन के लिए पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इन खेलों में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। इन सभी टीमों का आयोजन फरवरी में चमोली के ओली में किया जाएगा। 2 फरवरी 2023 से 5 फरवरी तक होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 में कुल 4 इवेंट आयोजित होंगी, जिनमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हिमालयन ट्रॉफी 2023 के तहत 7 और 8 फरवरी को पुरुषों और महिलाओं के लिए FIS स्वीकृत जॉइंट स्लेलम रेस का भी आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विकसित होने के बाद ओली में युवाओं को स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के संचालित पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान भी है, जहां स्कीइंग प्रतिभाओं को विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। स्कीइंग की लेकर इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही FIS की ओर से मंजूरी दी जाएगी।
युवा कल्याण, खेल, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2024 में राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में निर्माण संबंधी कार्य लगभग 70 से 80% तक पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। गुजरात की तर्ज में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन होगा। वह एक बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। उन्होंने रुद्रपुर में मंगलवार को क्रीड़ा बहुउद्देशीय भवन का भूमि पूजन किया। अगले साल तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा और विभिन्न स्पर्धाएं होंगी। रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम के निकट मंगलवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के लिए भूमि पूजन किया। यहाँ 3,088.11 लाख रुपए की लागत से बनना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना लागू की है। इससे अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 5,000 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह निर्देशक युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल और खेल जितेंद्र कुमार सोनकर, एसडीएम प्रत्युष सिंह, सचिव उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन डीके सिंह आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड राज्य बुधवार को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर पर देहरादून सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम होंगे। 9 नवंबर 2000 को गठित उत्तराखंड राज्य का अपना 22वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके के देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। इसी समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए जाएंगे। 2021 के लिए सम्मान पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त, तिवाड़ी, अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी को दिया जा रहा है। जबकि 2022 के लिए एनएसए अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय गिरीश दा और स्वर्गीय ब्रेन डंगवाल को प्रदान किया जाएगा। हालांकि इस बार विकास पुस्तिका का विमोचन 21 नवंबर को किया गया। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्रैंडस्टैंड में रहेगी। हाईकोर्ट को मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट करने का विरोध कर रहे अधिवक्ता संगठनों ने मंगलवार को पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जुलूस निकाला। राम सेवक सभा से शुरू हुआ जुलूस माल रोड से होते हुए तल्लीताल डांट पर समाप्त हुआ। जुलूस में लोगों ने हाईकोर्ट के मैदानी क्षेत्रों में शिफ्टिंग का कार्य निर्णय वापस लेने की मांग उठाई हुई। इसके विरोध में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मंगलवार को जुलूस से पहले सभा में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैयद नदीम मोन ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नैनीताल से हाईकोर्ट को विस्थापित करने पर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों शहीदों के बलिदान से खिलवाड़ कर रही है। नैनीताल के पूर्व सांसद व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि सरकार प्रदेश में स्थायी राजधानी के मामले में कोई फैसला नहीं कर पा रही। ऐसे में हाईकोर्ट को नैनीताल से विस्थापित करना सरकार के मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। गांधी चौक पर व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट को किसी भी स्थिति में विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक नितिन कार्की ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण पृथ्वी राज्य के विकास के लिए हुआ है, लेकिन आज मैदानी क्षेत्र का विकास होता जा रहा है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मुन्नी तिवाड़ी का कहना है कि उत्तराखंड निर्माण के बाद जब सरकार नैनीताल में हाईकोर्ट का निर्माण कर रही थी, उस समय महिला राज्य आंदोलनकारी संघ ने नैनीताल में हाईकोर्ट निर्माण का पुरजोर विरोध किया था। साहिब श्री गुरु नानक देव जी 553वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को रामलीला मैदान में कीर्तन दरबार गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे अमरीक सिंह ने समूह संगत व सेवक परिवार नरूला की तरफ से रखे गए अखंड पाठ साहिब पूरा किया। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी की अरदास से गुरुमत समागम की शुरुआत की गई। सबसे पहले हजूरी रागी प्रभु सिंह एवं साथियों ने कीर्तन किया। इसके बाद शहर के अलग अलग गुरुद्वारों के रागी जत्थों श्री तेग बहादुर पब्लिक स्कूल और खालसा स्कूल के छात्रों ने गुरुवाणी का गायन किया। इसके बाद हजूरी रागी गुरुद्वारा सिंह सभा परमजीत सिंह और साथियों ने कीर्तन की। हजारी भरी संगरूर से आए परिचारक मनदीप सिंह गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया। श्री बंगला साहिब से आए प्रेम सिंह ने नानक आया कल तारण गुरु नानक आया और सदगुरु की सेवा सफल है जो जे को करे चित लाए आदि शब्दों का गायन किया। राज्य में अलग अलग जगहों पर कृषि कार्य में लगे करीब 4 लाख अकुशल श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई भत्ते डीए में 160 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब उन्हें 2100 रुपये की जगह 2260 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश की फैक्ट्रियों, इंजीनियरिंग, उद्योगों, कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को डीए हर माह में महंगाई की दर के अनुरूप बढ़ाया जाता है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रेणी में विभाजित श्रमिकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्रतिवर्ष अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च तक मिलता है। इसका निर्धारण भारत सरकार का श्रम ब्यूरो करता है। उत्तराखंड में कृषि कार्यों में लगे पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह वेतन के साथ डीए भी मिलता है, जिससे श्रम ब्यूरो के आधार पर श्रम निर्देशालय ने 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ाया है। जारी आदेश के अनुसार बड़े पैमाने पर होने वाले कृषि कार्यों में अनियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 2100 की जगह 2260 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने साथ अस्तित्व में आए झारखंड छत्तीसगढ़ से काफी आगे निकल गए। हालांकि सालाना बजट के मामले में उत्तराखंड उन दोनों राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। केंद्र सरकार ने 2000 में उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य का भी गठन किया। 22 साल की यात्रा के बाद यदि तीनों राज्यों की तुलना की जाए तो कई मामलों में उत्तराखंड आगे है। कई क्षेत्र में ऐसे भी हैं जहाँ उत्तराखंड इन दोनों राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ रहा है। तीनों राज्यों के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 1.96 लाख से अधिक होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ लगभग 1.18 तथा जबकि दूसरे राज्य 79,000 प्रति व्यक्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। तीनों की अर्थव्यवस्था के आकार पर नजर डाल तो जीडीपी लगभग बराबर है। सालाना बजट की तुलना करें तो उत्तराखंड पीछे नजर आएगा। गठन के समय उत्तराखंड का सालाना बजट 4500 करोड़ का करीब था, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ से कुछ अधिक था। झारखंड का बजट करीब 27 करोड़ के करीब था, जो अब 1 लाख करोड़ से कुछ अधिक हो चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला बजट 5700 करोड़ का था, जो अब 1,05,000 करोड़ का हो गया है। एनएच में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। 22 साल में राष्ट्रीय निर्माण के विकास की स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे निकला। छत्तीसगढ़ में 3,510 किलोमीटर लंबी राजमार्ग हैं, दूसरा उत्तराखंड में है। और राज्य में इस समय कुल 2200 किलोमीटर के करीब एनएच हैं। सबसे कम 1500 एनएच झारखंड के पास है।